बड़ी खबर आपको देते हैं। 2024 की चुनावी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 102 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चल रही है। सुबह सुबह पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें कई जगहों पर देखने को मिली हैं। 8 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व सीएम, एक पूर्व राज्यपाल भी चुनावी मैदान में हैं। तमिलनाडु और उत्तराखंड की सभी सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तमिलनाडु की 39, उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान चल रहा है। हिंदी प्रदेश में, राजस्थान में 12, 25 में से, यूपी की 80 में से 8, एमपी की 29 में से 6, महाराष्ट्र की 48 में से 5 और बिहार की 40 में से 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह सुबह कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, तो कई ऐसे भी हिस्से हैं जहां पर अभी तक मतदाताओं का इंतजार किया जा रहा है ताकि वो बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इन सबके बीच नरेंद्र मोदी की ओर से अपील की गई है कि अपने घरों से लोग ज्यादा बाहर निकलें और मताधिकार का इस्तेमाल करें। आपको बताते चले कि इस बार चुनावी किस्मत आजमा रहे 1625 टोटल कैंडिडेट हैं और दिलचस्प ये भी है कि यंग वोटर्स की तादाद इस बार 3,51,00,000 से ज्यादा है। ऐसे में इनकी भूमिका सबसे ज्यादा अहम होने वाली है। बार बार आज तक भी आपसे यही अपील कर रहा है कि अपने घर से बाहर निकलें और मताधिकार का प्रयोग करें, कतारों में संलग्न हो जाएं, क्योंकि 5 सालों में यह मौका आपके पास आता है अपनी सरकार को चुनने का। बुजुर्गों की तस्वीरें देखकर भी आप समझ सकते हैं कि जब बुजुर्गों में इतना उत्साह है तो फिर जो युवा हैं उनको जरूर जाना चाहिए और आज मताधिकार का हिस्सा बनना चाहिए। तमाम हमारी सहयोगी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं। नेहा बाथम हमारे साथ वहां से जुड़ चुकी हैं। पीयूष मिश्रा नागौर से हमारे साथ मौजूद हैं और भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नेहा, सबसे पहले आपका रुख करते हुए मुजफ्फरनगर की तस्वीर क्या बोलती है? संजीव बालियान कांटे की टक्कर में पिछली बार जीते थे, इस बार वो दावा बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं। फिलहाल मुख्य मुकाबला किस तरह से देख रही हैं और इस समय मतदान की स्थिति क्या बनी हुई है? नेहा, देखिए, सबसे पहले तो आपके पहले प्रश्न का जवाब देते हुए चित्रा, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर संजीव बालियान 2 बार जीत चुके हैं। तीसरी बार उन पर भरोसा जताया है बीजेपी ने और यहाँ से उन्हें प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि सपा की ओर से हरिंदर मलिक है और इसके साथ ही बसपा की ओर से दारा सिंह प्रजापति को मैदान में उतारा गया है। मेरे ठीक पीछे आप ये कतारें देख सकते हैं। अभी दरअसल मतदान जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये कतारें और लंबी होती जाएंगी, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात में भी यकीन करते हैं कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, और शायद यही वजह है कि अभी सुबह 8 बजे का वक्त है, इसके बावजूद यहाँ पर लोग मौजूद हैं मतदान करने के लिए। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला जो आप मुजफ्फरनगर में देख रही हैं, दरअसल यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम फैक्टर काउंट करता है। 6.25 लाख लगभग मुस्लिम मतदाता हैं, तो अगर वो सपा के प्रत्याशी को वोट करते हैं तो ये 2 तरफा मुकाबला हो जाएगा। अगर ये बसपा के प्रत्याशी को वोट करते हैं तो बसपा और बीजेपी में सीधे तौर पर मुकाबला हो जाएगा। लेकिन जाट वर्सेस जाट की लड़ाई इसको आप देखें, क्योंकि डॉक्टर संजीव बालियान भी जाट हैं और इसके साथ ही हरिंदर मलिक भी जाट हैं, तो एक तरीके से मुख्य तौर पर इन दोनों को यहाँ पर प्रमुख प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं संजीव बालियान ये भी जानते हैं कि यहाँ पर प्रमुख मुद्दा किसानों को लेकर होता है। ये पूरी शुगर बेल्ट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा गन्ना किसान मौजूद रहते हैं। उनकी तमाम जो दिक्कतें हैं उन सबसे हम रूबरू हैं कि कैसे गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को लेकर लगातार किसान अपनी मांग उठाते रहे हैं, और यही मांग हर साल चुनाव पर हावी रहती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे इस बार वो लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन ये जो आज 102 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें कई अहम मुद्दों में एक अहम मुद्दा किसान का भी रहने वाला है, और मुजफ्फरनगर में जाहिर तौर पर किसानों से जुड़े मुद्दे हावी रहने वाले हैं, और उसी को ध्यान में रखकर मुस्लिम मतदाता। मैं लौट रही हूँ आपके पास। अनिल बलूनी पौड़ी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। वहाँ मतदान करूंगा, और जिस तरह से हम सबसे आग्रह भी करते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, तो आप सब लोगों के साथ फिर वहीं जलपान करेंगे और आप लोगों से एक एक करके सबसे बात भी करेंगे। मेरा आप लोगों के माध्यम से पूरे गढ़वाल लोकसभा, उत्तराखंड में जितनी हमारी 5 लोकसभा है और पूरे देश की 102 लोकसभाओं में सभी लोगों से, युवाओं से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से सबसे आग्रह है कि भारी संख्या में निकले, मतदान कीजिए और इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा की घड़ी आपके लिए, परीक्षा की घड़ी। अनिल बलूनी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, लेकिन यहां पर पूरी तरह से आश्वस्त दिखने की कोशिश करते हुए, क्योंकि वहां पर बड़े मार्जिन से पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जिस सीट से इस बार चुनावी ताल अनिल बलूनी की ओर से ठोका जा रहा है।
इन सब के बीच रामपुर पहुंचे हुए हैं मुख्तार अब्बास नकवी। वो पहले वहां पर सांसद भी रह चुके हैं। मौजूदा वक्त में उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता ने बातचीत की। पूरे देश की तरफ वोटिंग चल रही है। हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी हैं, बीजेपी के सीनियर नेता। स्वागत है नकवी साहब। धन्यवाद जी। किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? 102 सीट पर पूरे देश में आज पहले चरण का चुनाव और 8 सीट उत्तर प्रदेश में और रामपुर। देखिए, एक चीज मैं देख रहा हूँ, मैं तो खैर चुनाव प्रबंधन का भी काम देख रहा हूँ दिल्ली में। आज पूरे देश में मोदी में माहौल है और ये उत्तर प्रदेश में भी जो समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान संविदा सरकार का सपना देख रहे हैं। संविदा सरकार मतलब कॉन्ट्रैक्ट सरकार, कि भैया तुमको हम 6 महीने बना देंगे, तुमको हम 4 महीने बना देंगे, तुमको हम 5 महीने। आज कॉन्ट्रैक्ट सरकार नहीं बल्कि परफेक्ट सरकार देश चाहता है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो पूरे दुनिया में हालात हैं, जिस तरह की उथल पुथल है, जिस तरह के हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे हालात में कोई संविदा सरकार नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट की सरकार नहीं बल्कि परफेक्ट सरकार चाहिए। स्टेबिलिटी के साथ, कैपेबिलिटी के साथ काम करने वाली सरकार चाहिए। और वो नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कर करके जांचा परखा खरा नेतृत्व है और उस नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास है। और वो नेतृत्व ऐसा है जो उसकी गारंटी को लोग जो है वो 100% अपने विकास की गारंटी के रूप में देख रहे हैं। आप मोदी की गारंटी की बात कह रहे हैं, लेकिन जो ये उत्तर प्रदेश में आज के जो चुनाव हैं, ये बीजेपी का सबसे कमजोर गढ़ है। 5 सीटें पिछली बारी बीजेपी हारी थी। यहाँ पर मुस्लिम आबादी 50% के आसपास है। आपको कैसे लगता है कि ये सीट? देखिए, एक बात है, मोदी जी के काम की गिनती ने कई कुनबों का जो गढ़ था वो गड्ढे में डाल दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने काम में किसी के साथ अगर कमी नहीं की तो कोई भी मतदाता या समाज का कोई भी हिस्सा उनसे वोट में कंजूसी नहीं करेगा। और जो लोग अभी भी सपना देख रहे हैं, मैंने कहा ना कि समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तानों की फिर से एक जोड़ी बनी है और वो जो है वो संविदा सरकार जिसे कहते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट की सरकार बनाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो इस जुगाड़ का जमघट भी उनको जनादेश के पनघट तक नहीं पहुंचाएगा। आप इस जोड़ी की बात कह रहे हैं, लेकिन इस जोड़ी का इस बार अंदाजा है कि इस बार कम से कम वो बीजेपी को हरा पाएंगे, खास करके उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखो, मैं उन लोगों के बातें प्रेस में भी और जो भी बोल रहे हैं वहां पे सुनाई पड़ रही है। ये शुद्ध रूप से हार की हताशा और डिफीट का डिप्रेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उन्हें इस बात का अच्छी तरह एहसास है। आपको इस वक्त फिल्म अभिनेता रजनीकांत पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यकीनन जब बड़े बड़े चेहरे जो आइडियल हैं वो पहुंचेंगे इस तरह से वोटिंग करने के लिए। सुबह हम सब ने देखा मोहन भागवत पहुंचे, उसके बाद तस्वीरें सामने आई पी चिदम्बरम की, उन्होंने भी जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोट डालने के लिए पहुंचे हुए अभिनेता रजनीकांत। मैं चाहूंगी शशि शेखर जी, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। बड़े चेहरे जब वोट डालने के लिए पहुंचे हैं तो वो दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। चित्रा, यकीनन ये लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें हर लोकतांत्रिक व्यक्ति को अपना हिस्सा जरूर आजमाना चाहिए। तो जब ऐसे बड़े लोग पहुंचते हैं जिनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है तो लोग प्रेरित जरूर होते हैं। मैं इसकी तुलना किसी एडवर्टीजमेंट से भी करना चाहूँगा। होता क्या है, जब कभी कभी जब इन सितारों को जब विज्ञापनों में लिया जाता है, उस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा सेल बढ़ जाती है। तो क्यों नहीं लोकतंत्र में भी ये अपने इसी तरह से हाथ आजमाएं और आज सारे रिकॉर्ड टूटे। एक बात मैं जरूर महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं इधर फील्ड में लगातार घूमता रहा, कि लोगों में चुनाव के प्रति कोई बहुत ज्यादा आकर्षण या ललक नहीं मुझे दिखाई पड़ी। तो अगर ऐसा होता है और अगर मान लीजिए परसेंटेज डाउन होता है तो ये अच्छा शकुन नहीं होगा। तो मैं जो अभी तक नहीं निकले हैं माननीय लोग और जो चमकते दमकते लोग, उनसे भी अपील करूंगा कम से कम निकले, लाइन में खड़े हों। और इसकी एक वानगी आपके अभी जब नेहा बाथम बात कर रही थी तो दिख गई कि लाइन बहुत छोटी थी। 8 बजे अगर मुजफ्फरनगर में इतनी लाइन छोटी है तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। वैसे प्रत्याशियों पर अभी नहीं बोलना चाहूंगा, हालांकि इसका भी इशारा बहुत साफ है।